स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग 16 से 23 जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 7 जनवरी और 8 से 15 जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। कल आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें हम 24 से 31 जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और 1 से 2 दिनों में जो है जनवरी के जो है टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे, जहां से आप जाकर देख सकते हैं। और यह वीडियो लेक्चर आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो 71 बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के फिल्म सेमेस्टर में हम लोग जो है जनवरी 16 से 23 जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग जो है 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है 1 से 7 जनवरी और 8 से 15 जनवरी में टोटल हम लोग जनवरी के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन द्वारा पूरी की गई दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का क्या नाम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये चीन के द्वारा किया गया। इस पॉइंट को भी आप रख सकते हैं, क्वेश्चन को अलग डायमेंशन में भी पूछा जा सकता है। पूछा जा रहा है इसका क्या नाम है। आपका ऑप्शन है हुआनसांग टनल, तियानसेन सेंगिल टनल, संघाई एक्सप्रेसवे टनल और यांगत्जे टनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तियानसेन सेंगिल टनल। इसका डिटेल्स में और देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग ने कहा था कि जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। और यदि इसको आपका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चीन ने हाल ही में तियानसेन सेंगिल सुरंग का निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसका किलोमीटर देख सकते हैं कितना है किलोमीटर, तो 22.13 किलोमीटर है। और यह किसको कनेक्ट करेगा, तो उरुमुची और यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। और इससे बताया जा रहा है कि तियानसेन पर्वत जो है इसका जो डिस्टेंस घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिक्स देश का समूह का साझेदार सदस्य बनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया। इससे पहले अगर ब्रिक्स की बात किया जाए तो ब्रिक्स में स्टार्टिंग में अगर बात किया जाए तो 5 देश इसमें शामिल थे। स्टार्टिंग की बात किया जाए तो पहले ये ब्रिक था जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन इसमें शामिल था। जब इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया तब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। अब जो है ब्रिक्स में जो है 5 नए देश भी शामिल किए गए थे और ब्रिक्स में टोटल देख सकते हैं पहले 5 देश थे और बाद में 5 जोड़े गए, तो टोटल जो हो गया ये ब्रिक्स प्लस हो गया। और इसमें टोटल कितने देश होंगे, 10 देश हो गए। और ये 5 नए देश कौन है, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया था कि ब्रिक्स में जो है जो 10वां सदस्य बना है ये इंडोनेशिया बना है। और इसका ट्रिक भी हमने बताया था, UAE यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इथोपिया हो गया, उसके बाद मिस्र हो गया और उसके बाद आपका ईरान था। और जो नया जो इसका एक और सदस्य बना है इसमें देख सकते ईरान भी बना है और जो है अभी जो भागीदार देश बना है ये नाइजीरिया बना है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किताब के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी चेतन भगत और ऑप्शन डी शशि थरूर। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंकज मिश्रा के द्वारा ये बुक लिखा गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, ऑप्शन बी प्रोफेसर CN राव, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई और ऑप्शन डी आर चिदम्बरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को जो है सम्मानित किया गया गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का 20वां संस्करण जारी किया गया है, किसके द्वारा। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऑप्शन डी है
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी किया जाता है और यह इसका जो है 20वां संस्करण है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मूसी नदी का ऐतिहासिक भवन जो कि हैदराबाद में है, ऑप्शन सी ताजमहल और ऑप्शन डी अजंता एलोरा की गुफाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 का जो हो जाएगा ये है बी मूसी नदी, जो कि आपका कहाँ पे हैदराबाद में, उसी के ऐतिहासिक भवन को जो है विश्व धरोहर के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है इसका डिटेल्स कि हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा सूचीबद्ध किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है किसको शामिल किया गया? तो 2 स्थल शामिल किया गया, एक है कि जो हैदराबाद में मूसी नदी का जो ऐतिहासिक इमारत है वो, और दूसरा है गुजरात में जो भुज का जो ऐतिहासिक जल प्रणाली है उसको, ये 2 को शामिल किया गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा 2025 के लिए। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन बी विक्टर एलेक्सन, ऑप्शन सी एच.एस. प्रणय और ऑप्शन डी है एंथनी गिंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जो है पुरुष जीता गया है। और बात किया जाए कि इसका महिला खिताब किसने जीता है, तो महिला जो जीती हैं ये है आनसे यंग। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर पुरुष पूछा जाएगा इंडिया ओपन का पुरुष विक्टर एक्सेल्सन और महिला जो जीती है ये है आनसे यंग। चलते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है खो खो वर्ल्ड कप के बारे में। भारत में पहला बार इसका आयोजन किया गया और हमने जो 2 वीडियोस डिस्कस किया है उसमें बताया था कि इसका जो पहले आयोजन जो है भारत में किया गया है और जो इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि इसका जो खिताब कौन जीता, यानी विजेता कौन है महिला कैटेगरी में भी और पुरुष कैटेगरी में। आपका ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों कैटेगरी में जो है पहला खो खो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का विजेता जो है वो है भारत। देख लेते हैं डिटेल्स में कि इसका आयोजन जो है 13 से 19 जनवरी को नई दिल्ली में किया गया था। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे ये थे सलमान खान। आपसे पूछा जा सकता है। और जो है भारत पुरुष कैटेगरी में भी और महिला कैटेगरी में भी भारत जीता और हराया क्या है, तो दोनों कैटेगरी में भारत ने किसको हराया है, तो नेपाल को हराया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पुरुष कितना से हराया, तो 54-36 के अंतर से हराया और महिला जो 78-40 के अंतर से हराया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप किस डिपार्टमेंट के द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी दूरसंचार विभाग और ऑप्शन डी डाक विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसके द्वारा किया गया है, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा यानी DOT के द्वारा जो है क्या लॉन्च किया गया है, संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि साइबर फ्रॉड और फेक कॉल्स की शिकायत के लिए जो है दूरसंचार विभाग के द्वारा संचार साथी ऐप डेवलप किया गया। दोस्तों यदि आप 71वीं BPSC की तैयारी करना चाहते हैं या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिहार स्पेसिफिक तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, हिस्ट्री बिहार का, बिहार ज्योग्राफी, इन सब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्स की बहुत ही डिटेल्स में तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है। करंट अफेयर्स में वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। जनरल साइंस की क्लासेस होती है, कंप्यूटर साइंस के लिए टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो जुड़ के आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र और ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ के द्वारा जो है प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम फॉर
चिल्ड्रंस फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट में आया है। तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 2023 में 473 मिलियन से अधिक बच्चों में, जो कि अगर देखा जाए कितना होता है तो 19% हो रहा, संघर्षरत क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसके कारण उन्हें विस्थापन, भूखमरी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पूरे वर्ल्ड की बात किया जा रहा है कि 19% लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है 400 मिलियन बच्चे ऐसे जगह पे रहते हैं जो देश कर्ज के तले दबे हुए हैं, और निम्न आय की वजह से जो है कितने रहते तो 1.8 बिलियन बच्चे वहाँ पे रहते हैं। ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है, आप इसका PDF लेके डिटेल से देख सकते हैं। चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिपोर्ट से संबंधित है। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और ऑप्शन डी है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है ILO यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। और इसका कुछ डिटेल्स में देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 2025 के वैश्विक श्रम बाजार के रुझानों को गहन डिटेल से बताता है, जिसे ILO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि बेरोजगारी में कैसे गति लाना है और लिंग असमानता को कैसे कम करना, इस सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की समग्र रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन जो डी है वो है 30। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत को जो है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में जो है भारत को किस कैटेगरी में डाला गया, कैटेगरी भी देख लेते हैं। तो कैटेगरी है कंटेंडर, इस पॉइंट को याद रखें। अगर भारत करेंगे 25, तो QS वर्ल्ड, इसको ट्रिक से याद करिएगा। 2025 में भारत का क्या रैंक है, तो 25 से 25 याद रखिएगा। और भारत किस कैटेगरी में? कंटेंडर कैटेगरी में है। और स्कोर की बात किया जाए तो भारत का स्कोर क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.1 है। तो रैंक पूछा जाए कि क्या है, तो 25 से 25 याद रखिएगा कि 2025 में 25 रैंक है। किस श्रेणी में डाला गया, तो कंटेंडर श्रेणी में डाला गया। और स्कोर क्या है, तो 99.1 है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और इस स्थान पर ध्यान रखने की बात है। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के द्वारा विकसित किया गया है। और ये क्या है, इसका डिटेल्स में देखा जाए तो भारत के द्वारा विकसित किया गया, जिसका जो क्षमता कितना है, तो ये है 1200 हॉर्स पावर है। ऐसे जर्मनी और भी देश के द्वारा डेवलप किया गया, लेकिन उनकी क्षमता कितनी है, तो उन सब की जो क्षमता है वो है 500 से 600 हॉर्स पावर का। लेकिन भारत का कितना है, 1200 हॉर्स पावर है। और ये जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्या हो गया, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन या इंजन हो गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, भारत के द्वारा विकसित किया गया। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? आपके ऑप्शन है जोको विडोडो, ऑप्शन बी लूला डा सिल्वा, ऑप्शन सी प्रोबोवो सुबिएंतो, ऑप्शन डी सी जिनपिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है 15 का सी हो जाएगा। ये है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है प्रोबोवो सुबिएंतो। ये इस बार जो है भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि है और उनकी जो है पहली भारत यात्रा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक बुक से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर KS चौहान, भीमराव अंबेडकर, सुभाष कश्यप और DM वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर KS चौहान के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेज। 30 पॉइंट को आप याद रखिए, डॉक्टर KS चौहान के द्वारा लिखा गया, जिसका जो विमोचन जो है माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है स्काईरूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी पिक्सल
और ऑप्शन डी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो ये किसके द्वारा एरोस्पेस, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सी 17 का जो हो जाएगा सी। ये भारत की पहली निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किसके द्वारा किया गया है, तो ये गूगल द्वारा समर्थित है, पिक्सल उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी। ये बहुत पुराना है लेकिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका डिटेल्स कुछ आया था, इसीलिए इसको हम इंक्लूड कर लिए। आपका ऑप्शन है ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन वंदे भारत, ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन डी है राहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन अजय हो जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को यह ऑपरेशन चलाया गया था इजराइल हमास से युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, ये है हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है। आपके ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। पूछा जा रहा है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उल्लास, उसके तहत जो 100% पूर्ण साक्षर जिला या प्रशासनिक इकाई या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो ये है लद्दाख। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पे साक्षरता कितना हो गया है, तो ये 97% हो गया। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी सभी जितने भी हम लोग डिस्कस करते हैं सभी का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ पे शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है मनीला, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रियाद में किया गया है, बी हो जाएगा। देख लेते इसके डिटेल्स की बात। तो बताया जा रहा है कि फ्यूचर मिलनर फोरम 2025 का आयोजन रियाद में किया गया है। 85-200 से अधिक लोगों के देश के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए। और भारत से कौन इसमें शामिल हुए थे, तो कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा यहाँ पे भागीदारी हुई है भारत की। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, या ये जो है भारत का 6ठा खगोलीय वेधशाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का 6ठा खगोलीय वेधशाला की स्थापना कहाँ पे किया गया है। आपके ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मिजोरम और यहाँ पे ऑप्शन डी को आप काट लीजिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है और ये भारत का 6ठा खगोलीय वेधशाला है। देख लेते हैं कि 5 अन्य कौन खगोलीय वेधशाला है, ये देख लेते हैं इसका डिटेल्स। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट में इसे स्थापित किया गया और इसका जो स्थापना किया किसमें, सत्येंद्र नाथ बोस खगोलशास्त्र वेधशाला में किया गया है। अन्य 5 की बात किया जाए तो लद्दाख में है एक, दूसरा है नैनीताल, एक है माउंट आबू राजस्थान, पुणे में चौथा और जो है कवलूर आप देख सकते हैं ये 5वां, और 6ठा जो है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो इसका आप सभी को पता होगा कि पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। देख लेते वही डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है नेताजी के जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो योगदान दिया उसे याद करने के लिए और देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एस्टीमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स रिपोर्ट का चौथा संस्करण किसने जारी किया है। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी 23 का देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी है आपका वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो 23 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। तो जहाँ भी वर्कर की बात होती है तो वो जारी किया जाता है ILO यानी कि श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। देख लेते हैं इसका डिटेल्स में कुछ। तो बताया जा रहा है कि ग्लोबल
एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स का ये कौन सा रिपोर्ट है? चौथा रिपोर्ट है। और किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ILO को द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बताया जा रहा है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों ने वैश्विक श्रम बल का जो कितना हिस्सा था? 7% हिस्सा था, जिसमें 167.7 मिलियन श्रमिक थे। 2013 से इसमें 30 मिलियन से अधिक वृद्धि देखने को मिली है। लैंगिक अंतर में भी वृद्धि देखने को मिला, जिसमें 38.7% महिलाएं प्रवासी काम करती है, जबकि पुरुष का ये आंकड़ा कितना है? तो 60%। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी मजदूर में महिलाएं कितनी हैं? तो ये आपका हो जाएगा 38% और पुरुष कितना है? आपका 60%। अधिकांश प्रवासी क्षेत्र काम कहाँ करते हैं? तो बताया जाए सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी क्षेत्र सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो सेवा क्षेत्र में करते हैं 68.4%। दूसरा है उद्योग में 3% और चौथा है आपका कृषि में 4%। उच्च आय वाले देश 4% प्रवासियों की मेजबानी करते हैं, जिसमें यूरोप और उत्तर अमेरिका प्रमुख गंतव्य। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है 24 नंबर क्वेश्चंस। 24 नंबर में पूछा जा रहा है पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाए गुजरात में किया जा रहा है। पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये बताया जा रहा है कि 2036 में भारत जो है ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इस पॉइंट को भी याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि 2036 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए और इसी भारत अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करेगा, उसी के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। और ये 4 दिवसीय है और पहली बार आयोजित किया जा रहा है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शन है 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी है 8वां। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान पे पहुंच गया है। 7th पोजीशन कॉफ़ी उत्पादन में भारत पहुंच गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। हाल ही में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो है स्थान जो है ये है थर्ड। भारत तीसरे स्थान पे है। तो देख लेते हैं कि बाकी के अन्य देश कौन से हैं। तो पहला स्थान पे आप देख लीजिएगा चीन है, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है और तीसरे स्थान पे है भारत। इस पॉइंट को अभी प्रथम 3 शीर्ष चीन, इंडोनेशिया और भारत। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा, आगामी सभी एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है कि भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है रोबोकेयर, ऑप्शन बी SSI मंत्रा, ऑप्शन सी मेडीबॉट और ऑप्शन डी है हेल्थ रोबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SSI मंत्रा यानी ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में बताया जा रहा है कि पहला रोबोटिक टेली सर्जरी किया गया, जिसे में सर्जन ने गुरुग्राम से 286 किलोमीटर दूर जयपुर में एक हार्ट सर्जरी की है। और इसके लिए जिस रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया गया यह है SSI मंत्रा 3। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है? तो SSI मंत्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया और ये किस कैटेगरी में है? 2 कैटेगरी में। ऐसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया जा चुका है। आप देख सकते हैं ये पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी में और एक है व्यक्तिगत श्रेणी में। कई साल से जो है ये पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया जा रहा है, लगातार जो पिछले साल भी जो दिया गया है संस्थागत श्रेणी में दिया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है या संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है 28 का IMD यानी भारतीय मौसम विभाग, जिसकी स्थापना के इस वर्ष 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF। ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोसिस और ऑप्शन डी है इसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यह है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को जो है राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से 2025 के लिए सम्मानित किया गया और किस कैटेगरी में दिया गया, संस्थागत श्रेणी में दिया गया। और इस वर्ष भी बताया गया कोई व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार नहीं दिया गया। और ये कब पुरस्कार दिया जाता है, तो 23 जनवरी को दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे दिया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। अब तक जो है ये जनवरी का हमने जो है जो वीडियो किया है वीकली, ये तीसरा वीकली है 1 से 7, जिसके अंतर्गत हमने 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा। 8 से 15 में हमने 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा और 16 से 23 में हमने जो है 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा और जो 24 से 31 इसमें भी हम लोग 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देंगे। तो लगभग देख सकते हैं जनवरी का आपको कितना देख दिया गया है, जनवरी 2025 का आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 150 प्लस करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया गया है। और जो मंथली करंट अफेयर्स आएगा जिसमें हम लोग जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो से अलग होगा। उसमें भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर जनवरी से आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस 2025 का क्या विषय है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और इसका आपके जो विषय पूछा जा रहा है, ए नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति, ऑप्शन बी नेताजी पराक्रम ही बल, ऑप्शन सी नेताजी ऊर्जा का दौर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पराक्रम दिवस का जो इस वर्ष का थीम है नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। चलते हैं नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जितने भी एग्जाम हो जाते हैं, TRD 4 हो, 71 भी BPSC हो, रेलवे हो, दरोगा हो, सब में यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको लिया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, आपका ऑप्शन है ए 16 जनवरी, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 20 जनवरी और ऑप्शन डी 22 जनवरी। आप चाहे तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपको इसका वीडियो अच्छा लगा और आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरीके करंट अफेयर्स की मंथली, वीकली, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर साइंस और बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्स की तैयारी के लिए यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कल आपको जो है जो जनवरी का जो है लास्ट वीक यानी कि जो है 24 से 31 जनवरी तक का वीडियो मिल जाएगा और 1 से 2 दिन यानी कि 2 से 3 फरवरी को आपको देख सकते हैं, आपको जनवरी के मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।